सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस टॉपर्स टॉक। तो आज हमारे साथ हैं एसएससी जेई 2024 में 68th रैंक को प्राप्त करने वाले और एसएससी जेई का एक बहुत ही बेहतर डिपार्टमेंट अचीव करने वाले सीपीडब्ल्यूडी में जाने वाले आज हमारे साथ हैं एमपी से आकाश सचदेव जी। तो आइए हम सभी लोग उनका वेलकम करते हैं। सो फर्स्ट लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू आकाश फॉर गेटिंग 68th रैंक इन एसएससी जेई एंड फॉर गेटिंग वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो आकाश, लाइक कैसा फील हो रहा है आपको, जैसे कि जब अचानक से आप इतने मेहनत के बाद इतनी एक लंबी जर्नी के बाद, बहुत चुकी ये जो जर्नी है एक्चुअली ना, प्रिपरेशन की जो जर्नी होती है काइंड ऑफ एंडलेस जर्नी होती है। एंडलेस बोले तो हम्म। कि अगर आप जब तक आप एक पूरा फुल डेडिकेशन के साथ पूरा अपना फुल 100% देते नहीं है, तब तक आप उस मकाम तक पहुंच नहीं पाते एक्चुअली जहां तक आप चाहते हैं। सो बेसिकली जब आपने इतने एफर्ट्स के बाद, इतने मेहनत के बाद ये आपने रैंक अचीव करी और एक इतना अच्छा डिपार्टमेंट आपको मिला, तो क्या रिएक्शन रहा और आपको कैसा, मतलब आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप जब आप एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के टाइम में थे और अभी, तो क्या डिफरेंस कितना नजर आ रहा है आपको? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। सबसे ज्यादा तो मतलब ये लग रहा है कि जैसे जो डिपार्टमेंट चाहिए था मुझे, वो हम्म। डिपार्टमेंट मिल गया है। क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी का सबसे अच्छी चीज यही सुना है कि हमेशा सिटी में पोस्टिंग मिलती है। तो उस वजह से क्या रहेगा कि हम लोग अपनी नॉर्मल जो रूटीन लाइफ है एंजॉय कर सकते हैं। जैसे अदर डिपार्टमेंट्स में बस यही प्रॉब्लम रहती है कि सिटी के थोड़ा दूर रहना पड़ता है, तो उसमें वो इशू रहेगा। लेकिन सीपीडब्ल्यूडी में ये है कि हमारी वर्क के साथ साथ जो पर्सनल लाइफ है वो भी बढ़िया बैलेंस में रहेगी। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब मैंने दिया भी यही इसीलिए था एसएससी जेई कि मुझे सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ही चाहिए बस। अच्छा आकाश, मैं आपसे क्वेश्चन यही पूछने वाला था कि सीपीडब्ल्यू जो सीपीडब्ल्यूडी वाला डिपार्टमेंट है, ये लाइक आपको ये आपने मन बना लिया था कि मेरे को यही चाहिए, कि या फिर जैसे जो भी मिल जाए ठीक है, बस एसएससी जेई में जाना है? सर वैसे मेरा मन मतलब जो था सबसे ज्यादा तो ऐसे सीपीडब्ल्यूडी के लिए ही था। थोड़ा बहुत ये था कि अगर एमईएस भी मिलेगा तो ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन सीपीडब्ल्यूडी के लिए ज्यादा मन था क्योंकि एमईएस जो है वो थोड़ा आउटर एरियाज में मिल जाती है उसकी पोस्टिंग। और हम्म। सीपीडब्ल्यूडी में सबसे अच्छी चीज ये है कि जैसे हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो अगर आप देखेंगे तो सिविल सर्विसेज के अलावा सीपीडब्ल्यूडी ही एक ऐसा थोड़ा बहुत डिपार्टमेंट है जिसमें हम पब्लिक डीलिंग के साथ थोड़ा बहुत कांटेक्ट में रहते हैं। तो हम्म। यही रीजन है कि मुझे पब्लिक डीलिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है। इसी वजह से मुझे इस डिपार्टमेंट में जाने की मतलब सबसे ज़्यादा इच्छा थी। चलो बहुत बढ़िया। आकाश, थोड़ा सा आपकी जर्नी शेयर करते हैं, लाइक आप अपना थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, लाइक आपका एजुकेशन और आपने तैयारी थोड़ा सा ब्रीफ में कि कब से स्टार्ट करी, फिर कितना मेहनत लगा आपको, कितना टाइम लगा आपको इस माइलस्टोन तक आने में? सर बेसिकली मैं 2016 में ही बीटेक कर लिया था, भोपाल के एक प्राइवेट कॉलेज एलएनसीटी हम्म। से। हम्म। उसके मैंने एक साल का ड्रॉप लिया था और फिर मेरी गेट में 3000 के आसपास रैंक थी। हम्म। तो मुझे एनआईटी भोपाल से एमटेक करने का मौका मिला था। हम्म। फिर जैसे ही मेरा एमटेक हुआ 2019 में, उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम आरआरबी जेई का एग्जाम फिर लिखा था। हम्म। तो आरआरबी जेई में मतलब मेरा 0.1 से रिटर्न रह गया था। हम्म। फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज लिखा तो मेरा प्री जो है उसमें 3 क्वेश्चन से रह गया था। जीरो ऐसे पॉइंट वन करते मार्क्स से? हाँ, 0.1 मार्क्स आरआरबी से में? मतलब आरआरबी जेई रह गया हम्म। था। फिर ये जो अपना ईएससी है, ईएससी में मतलब मेरा प्री ही रुक गया था 3 क्वेश्चन से। हम्म। फिर उसके बाद मैंने इसरो का एग्जाम दिया, तो इसरो में 2019 के आसपास जो इसरो हुआ था उसमें हम्म। मैं इंटरव्यू आउट हुआ था। फिर उसके बाद मैंने यूपीपीएससी लेक्चरर दिया, तो उसके इंटरव्यू में बाहर हुआ। फिर इंडियन बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 2 बार एग्जाम्स हुए थे, दोनों रिटर्न मेरे निकले, जिसमें टेक्निकल भी था इसलिए मैंने दिया था। तो दोनों बार मैं आउट हुआ। उसके बाद एक आध इंटरव्यू, हाँ, फिर उसके बाद बार का टेक्निकल ऑफिसर मेरा निकला। तो उसमें मेरा मैकेनिकल और ड्रिलिंग दोनों पोस्ट पे निकला था, लेकिन तब तक मैं मन बना चुका था कि अब मुझे रिसर्च साइड उतना जाना नहीं है। क्योंकि मैं जितने लोगों से कांटेक्ट में था तो मुझे पता चला था रिसर्च मतलब मेरा डोमेन नहीं है। तो हम्म। फिर उसके बाद मैं उसका एक इंटरव्यू, जो ड्रिलिंग वाला इंटरव्यू है, वो तो मैंने ड्रॉप कर दिया, मैकेनिकल वाला दिया था हालांकि। तो इसके बाद मेरा आईआईटी मद्रास में पीएचडी के लिए भी कॉल आया था। लेकिन पीएचडी में भी यही प्रॉब्लम हुई कि मैंने 5-6 दिन पीएचडी की, फिर मुझे समझ में आया कि जो पीएचडी है वो भी मेरा डोमेन नहीं है, मतलब मुझे उसमें रिसर्च पेपर्स पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। फिर डीआरडीओ में मैं जूनियर रिसर्च फेलो की तरह भी 3 दिन तक काम किया, मतलब बहुत जल्दी ही छोड़ दिया था क्योंकि मुझे ये भी समझ में आ गया था कि रिसर्च में जाना ही नहीं है। हालांकि इस बीच मेरा टाइम बहुत गया, क्योंकि मैं उस बीच मतलब वही सब एग्जाम्स के चक्कर में अपना टाइम थोड़ा वेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने, जैसे आपको पता है, यूपी लेक्चरर के बाद मैंने एग्जाम्स और दिए तो मेरा एसजेवीएन में फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ था।
लेकिन वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट थी तो मैं वहाँ गया नहीं। हम्म, फिर मेरा एमपी पावर जनरेशन में एज अ जेई सिलेक्शन हुआ। वहाँ मैंने 15 से 20 दिन काम किया। उसी के बाद मेरा उत्तर प्रदेश बिजली विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर में सिलेक्शन हो गया हम्म, था। तो इसलिए मैंने लास्ट ईयर का मेंस स्किप कर दिया था, क्योंकि जैसे सब बोलते हैं कि कोई सीट वेस्ट मत कीजिए। हम्म, इसलिए मैंने सोचा कि मेरा प्री तो निकल गया था, लेकिन फिर मैं मेंस लिखने नहीं गया, कि मैंने सोचा कि कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, पावर प्लांट की लाइफ मैंने बेसिकली स्टार्ट की। ट्रेनिंग तक तो सब सही था। उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा इशू यही हो रहा था कि जैसे मॉर्निंग शिफ्ट होती है 6 से 2, नाइट शिफ्ट होती है, तो कभी प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही है, कभी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो बॉडी को बहुत दिक्कत होने लगी थी। सेकेंड चीज ये थी कि यहाँ पर फैमिली वाले भी आए थे, तो उन लोगों को दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। कभी किसी को अचानक से कुछ हो जाए तो हम लोग ले जा नहीं सकते। और सबसे बड़ा रीजन ये था कि पावर प्लांट, जैसे आप जानते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो भी हैं वो सब प्राइवेटाइज होने वाले हैं, ऐसा सब हम्म। बोल रहे हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो एक बार और एसएससी जेई लिख देते हैं। उसी बीच मैंने कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क भी एग्जाम लिखा, तो उसमें भी मैं इंटरव्यू में 4 मार्क्स से आउट हुआ हूँ। तो फाइनली फिर अभी मेरा एसएससी जेई में सीपीडब्ल्यूडी में हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन एटलीस्ट हार्डवर्क के साथ जो भी चाहा था, कुछ नहीं से कुछ अच्छा ही मिला है। चलो आकाश, मतलब आपसे बात करके मुझे एक चीज़ ये समझ आई कि आपने बहुत सारे एग्जाम को क्वालिफाई भी किया, आपने ज्वाइन भी किया, इवन आपने एमटेक, आईआईटी, पीएचडी, एमपी में, यूपी पीसीएल, मतलब उत्तर प्रदेश आरवीएनएल में, तो बहुत सारी जॉब आपने ज्वाइन करी और फाइनली मतलब बहुत सारे को आपने क्विट भी किया। क्योंकि आपको बेसिकली देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। मैं आपको बताऊं कि आपने भी अपनी जर्नी में बस इस बात को फील किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ स्ट्रगलर ऐसे होते हैं कि जो एक पाथ पर चलते हैं और उनको बस ये लगता है कि मैं यार मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को जहां भी मेरी डेस्टिनी मेरे को लेके जाएगी, जो मेरा अल्टीमेट डेस्टिनेशन मेरी डेस्टिनी डिसाइड करेगी, वो मेरे को चुनना है। बट हाँ सर। आपने जैसा कि मेरे को बताया कि मैं आईआईटी में पीएचडी करने गया और मेरे को ऐसा समझ आया कि मैं रिसर्च में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब ये मेरा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, मुझे कहीं और जाना है। हाँ। तो मतलब ये भी काफी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपको देख भी रहे हैं और आप सबके लिए इंस्पिरेशन भी हैं। जिस तरह से आपने एग्जाम को क्रैक किया, जिस तरह से आपने अपने ड्रीम को चेज किया, अपने सपनों को अपने चेज किया है, तो कहीं ना कहीं सबके लिए आप एक इंस्पिरेशन भी हैं। तो यानी कि ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है कि अगर आप एक जर्नी में है, एक पाथ पर ट्रैवल कर रहे हैं, तो डेस्टिनेशन आपको अपना खुद चुनना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जहां भी आपका हो जाए आप वहां पर लग जाओ। तो एक यस सर। डेस्टिनेशन आपको खुद से चुनना पड़ता है सुकून हाँ के लिए। सर। हाँ सर, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, हमें अपने नियरली जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, उन्हें अपने 30 साल जो है वो जॉब में ही बिताने हैं। अगर उन्हें भले थोड़ा सा ज्यादा पैसा भी मिलेगा, लेकिन अगर उन्हें वहां मजा नहीं आएगा, तो उस जॉब को वो कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल सिर्फ वो बिल्कुल। इसी वजह से करेंगे कि हर मंथ के एंड में उनके पास पैसा आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आकाश, एक स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजी रही आपकी एसएससी जेई के लिए। बेसिकली मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ एसएससी यस जेई की, सर। तो क्या स्ट्रेटजी आपकी रही, मतलब नॉन टेक से आपने कैसे डील किया? बिकॉज जो टेक्निकल स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चों के आपने भी देखा होगा आपके ग्रुप में, और मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको एक डाउट होता है कि सर इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज नॉन टेक सब्जेक्ट अलॉन्ग विद द टेक्निकल सब्जेक्ट, क्योंकि यस सर। बीइंग टेक्निकल बैकग्राउंड से आप थोड़ा सा नॉन टेक को कम मैनेज कर पाते हैं। सो आपकी स्ट्रेटजी बेसिकली क्या रही? सर एक्चुअल में सबसे पहले मैंने, अगर नॉनटेक की बात करें, तो मुझे इतना पता था कि हम लोग की 12th 12th तक हम लोग की मैथ्स अच्छी रहती है। हम्म, और जो हम लोग एसएससी जेई में देखते हैं, रीजनिंग की बात करें, तो उसकी रीजनिंग कोई बहुत टफ तो आती नहीं है। बिल्कुल। बहुत इजी रहती है, बस वहाँ टाइमिंग का खेल रहता है। हम्म, अगर टेक्निकल की बात की जाए, तो मैंने सबसे पहले ये देखा, सिलेबस मैंने प्रिंट निकलवाया। उसके बाद देखा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे हीट ट्रांसफर जैसे एसएससी जेई में है ही नहीं। तो बिल्कुल। उसे मैंने उसको मैंने नहीं पढ़ा फिर। तो मैंने देखा कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सबसे पहले मैंने थॉरोली स्टडी की। उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगाए। ज्यादा क्वेश्चंस तो मैंने लगाए नहीं थे इस बार, क्योंकि पहले से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थी, लेकिन बिल्कुल। अच्छा आकाश, जब हम लोग स्टूडेंट के टाइम में थे तो हमारे टीचर जो थे वो ये कहा करते थे कि अगर आपकी तैयारी किस लेवल की है, मतलब आपको कैसे पढ़ना चाहिए, ये डिपेंड ये करता है कि आप किस एग्जाम को चेज कर रहे हो। कि यस जैसे सर। अगर आप बेसिकली एसएससी जेई के ऊपर, जैसे मैं भी बच्चों से बहुत बार मैं यूट्यूब क्लास में भी, पेड क्लास में भी बच्चों से ये बात बोलता हूँ कि अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो ना, तो अल्टीमेटली आप रिसर्च करने की कोशिश मत करो। हाँ मतलब आप सर। बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाओ कि आप ये चीज क्यों हो रही है। मैं उनसे बोलता हूँ कि जैसे हाँ। फॉर एग्जांपल आप एक बार सिलेक्शन ले लो, आपको नॉलेज लेना है, आप उसके बाद नॉलेज लो कि ये चीज क्यों हो यस रहा सर। है, रैंकाइन क्यों काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें आपको बेसिकली ये है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करो और टू द पॉइंट स्टिक रहो। जो जैसे आपने बोला कि हीट ट्रांसफर एग्जाम में नहीं है, मतलब सिलेबस में नहीं है एसएससी जेई के, जैसे इंडस्ट्रियल नहीं है, तो उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ। यस क्योंकि सर। नॉलेज एक अलग चीज है और सिलेक्शन एक अलग चीज है। सिलेक्शन यस सर। आपको नॉलेज, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, बट सिलेक्शन में कोई ना कोई पॉइंट चूक चूक जाते हैं, वो हाँ हो नहीं सर। पाता। तो इसका वजह यही होता है कि जैसे लाइक आपने प्रॉपरली फोकस नहीं किया या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आपने ज्यादा ध्यान दे दिया जो सिलेबस में ही नहीं है,
तो आपको वो चीज नहीं पढ़नी चाहिए। तो एक चीज मैं आकाश यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिनका जो टेक्निकल सेक्शन है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब इतना भी स्ट्रांग, कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनका टेक्निकल इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि आप इस बार अगर देखेंगे तो जो पेपर 2 आया था एसएससी जेई का, अगर मैं देखूं तो वो जो लाइक जो फर्स्ट पेपर था टेक्निकल का, जो ऑब्जेक्टिव पेपर था, उसके कंपैरिजन में भी जो मेंस का पेपर था वो मुझे ऐसा लगता है कि 4 से 5 गुना ईजी था। हाँ सर। तो इस बार मेंस का पेपर आया था। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो 300 में से 300 नंबर के क्वेश्चन में लाइक वो 250 नंबर 280 नंबर भी पा सकते हैं, इतने ज्यादा हाँ कैपेबल सर। होते हैं। तो आपके हिसाब से जो फर्स्ट पेपर होता है, लाइक जो नॉन टेक पेपर होता है, क्योंकि मेरिट तो पूरी कंबाइंड बनती है, तो नॉन टेक पेपर का जो फर्स्ट पेपर है, मतलब जिसमें हम रीजनिंग वगैरह कवर करते हैं, तो आपके हिसाब से एक अच्छा स्कोर क्या होता है? मतलब इतना स्कोर आप कर लीजिए तो आप सेकंड में थोड़ा सा सेफ रहेंगे। सर जैसे अगर आप मेरा स्कोर देखेंगे तो मेरा भी स्कोर मेनली पेपर टू में ही, मतलब मेरी पेपर टू में रैंक 1 आई है कंबाइंडली। क्या टू बात एट्टी है, फोर मार्क्स आए हैं मेरे बहुत बढ़िया। पेपर टू में, उसी वजह से मतलब मुझे डिपार्टमेंट मिल पाया सीपीडब्ल्यूडी। बिल्कुल। लेकिन जनरली क्या है कि अगर हम देखें तो हमें अगर पेपर वन में और पेपर टू में 270 लाना तो इजी ही है लगभग अभी के समय हम्म, में। हम्म, लेकिन अगर आप पेपर वन में मेरे जितना स्कोर भी करते हैं तो आपको नहीं मिल पाएगा सीपीडब्ल्यूडी, क्योंकि मेरा स्कोर 146 था, वो मेरे मेंस में अच्छे मार्क्स थे, इसी वजह से मुझे मिल पाया। तो हम्म, मेजरली क्या है, प्री में अगर आप अच्छा स्कोर देखते हैं तो टेक्निकल में आप मतलब टेक्निकल में तो आप 80 के ऊपर भी ला सकते हैं। नॉन टेक में ये है कि अगर आप रीजनिंग देखेंगे तो रीजनिंग अगर एग्जाम के हिसाब से, जैसे इस साल थोड़ा एग्जाम इजी था रीजनिंग का, तो इस बार 45 प्लस बहुत इजीली ला सकते थे लोग। जैसे मेरा स्कोर भी 49 था रीजनिंग में इस बार। हम्म, और अगर मैं बात करूं थोड़ा टफ पेपर है तो 40 प्लस रीजनिंग में बहुत इजीली आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में आपको टाइम भी बचाना होगा रीजनिंग में। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप 40 क्वेश्चन बहुत आसानी से करके निकल सकते हैं। आपको ये नहीं करना है कि एक एक क्वेश्चन पे रुके रहें। जैसे आप देखेंगे नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज जो रहती है, हम्म, इसमें जनरली कभी कभी टाइम लग जाता है, तो उस क्वेश्चन को स्किप करना ज्यादा बेटर है। और जीके में ऐसा है कि अगर आप 25 से 30 नंबर भी ला रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक अच्छा स्कोर है। चलो आकाश, आपने मतलब आपसे बात करके मुझे ये भी समझ आया कि देखिए एक मेरे हिसाब से एक सेफ स्कोर जो बच्चे का होता है, मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि आप कोशिश करो कि आपके फर्स्ट पेपर में 150 के ऊपर आ जाए। हाँ मतलब अगर सर। 150 के ऊपर आएंगे तो एक तरह से आप थोड़ा बहुत सेफ हो जाएंगे, अगर क्योंकि 150 के ऊपर आ रहे हैं मतलब आप पढ़ने में अच्छे हैं, तो आप यस सेकंड सर। पेपर में भी आप काफी मेहनत करेंगे तो आपका एक एडवांटेज आपको मिल जाएगा। बट आपसे बात करके जैसे आपने बताया कि सर मेरे 146 मार्क्स थे, तो 146 हाँ। मार्क्स अगर आपके हैं, मतलब ऐसा तो मतलब इस मार्क पे भी आप फाइनली सीपीडब्ल्यूडी आपको मिल सकता है अगर आप बहुत अच्छी मेहनत करेंगे सेकंड पेपर में तो। यस सर। हाँ। क्योंकि आपने बताया कि आपके 284 मार्क्स हैं, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो हाँ। ऑलमोस्ट आपके 90% से ऊपर नंबर आ रहे हैं, यस है ना? सर। तो काफी अच्छे मार्क्स हैं ये। तो मतलब काफी अच्छी रही आपकी जर्नी, और आपने लाइक जैसा कि बोला कि अच्छा एक टेक्स्ट बुक में आपने देखा होगा कि जैसे आपने बोला कि आप जब टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते होंगे तो उसमें कई बार आपने देखा होगा टेक्निकल में सबसे नीचे एक पॉइंट आता है कंफ्यूजन पॉइंट करके। हाँ सर। तो उन्होंने भी काफी एक्सप्लेनेशन वहां पर दिए होते हैं कि लाइक ये चीज अगर गलत है, इस पे आप ध्यान देंगे तो ये हो हम्म। जाएगा, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हाँ मेनली सर जो टेक्स्ट बुक के नीचे आंसर्स रहते हैं उसमें जितने भी ब्लैक मार्क्ड रहते हैं, मतलब कुछ में आप देखा होगा हम्म, बोल्ड रहता हम्म, है तो वो जो बोल्ड पॉइंट्स रहते हैं वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ ही जाते हैं। हम्म, तो आकाश जैसे बाकी अभी और बच्चे हैं तो उसमें 2025 वाले एस्पिरेंट्स भी होंगे जो अभी अभी एसएससी जी का कैलेंडर आ चुका है, तो मे बी नोटिफिकेशन आ जाए 2-4 महीने में। तो उन नए बच्चों के लिए क्या बोलेंगे आप? मतलब उनको एक ऐसी सलाह देनी है कि जिससे वो बच्चों को ज्यादा देर दिन तैयारी ना करना पड़े, और एक साल में अगर वो सिलेक्ट हो जाए तो उनको क्या स्ट्रेटजी आपके हिसाब से फॉलो करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग टेक्निकल नॉन टेक्निकल? सर टेक्निकल के लिए तो मेरे हिसाब से सबसे फर्स्ट अप्रोच यही है कि आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखें। बिल्कुल। और आप एक एक टॉपिक जो है टॉपिक वाइज आपके पास जो भी सोर्स हैं जो भी नोट्स हैं उनका थोड़ा सा स्टडी कीजिए। और बिल्कुल। जैसे बहुत लोग बोलते हैं आपको यूथ लगाइए बुक, कोई बुक हम्म, लगाइए, पर मैं कोई बुक कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। हम्म, हम्म, उसका रीजन ये रहता है कि बुक में मिस्टेक्स बहुत रहती है तो टाइम हम्म, बहुत हमारा चले जाता है। हम्म, उससे बेटर ये है कि अगर आप हर एक टॉपिक के जैसे 15-15 16-16 क्वेश्चन भी आप देख लें, टेक्स्ट बुक ऐप बिल्कुल से देख लें बिल्कुल। डायरेक्टली क्रोम से, तो हम्म, उसमें आपका टाइम बहुत रिड्यूस हो जाएगा। हाँ इसमें थोड़ा आपका टाइम ढूंढने में जाएगा जरूर, लेकिन आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगेंगे। जैसे होगा क्या कि अगर आप थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हैं तो आप एक टॉपिक के 500-500 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही क्वेश्चन सिमिलर आता है। उससे अच्छा ये है कि आप उसके 20-20 क्वेश्चन हर टॉपिक के करेंगे। तो अगर 10 टॉपिक है तो 10 टॉपिक के 200 क्वेश्चन हो गए आपके, तो लेकिन आपका काम पूरा बन जाएगा उससे उसमें, बिल्कुल। क्योंकि मेजरली वो क्वेश्चन ही रहेंगे जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं। अब एक देखिए से ये भी आकाश, हो यही जाएगा। यही एक चीज है, एक किसी ने बहुत बड़ी बात कही है कि जो एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच का डिफरेंस होता है ना, वो सिर्फ वो एक्स्ट्रा वर्ड होता है।
तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे अभी आपने ये काफी अच्छी बात बताई कि जैसे मेरे को मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने क्लच नहीं पढ़ा, तो मैंने सिर्फ सिंपल गूगल सर्च किया कि क्लच एमसीक्यू टेक्स्ट बुक, तो आपको टेक्स्ट बुक से एमसीक्यूज मिल गए। अब देखिए इस तरह से आपका टॉपिक भी कवर हो गया, और अल्टीमेटली एम क्या है, हाँ। आपको एग्जाम क्रैक करना है। क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज भी बहुत ज्यादा है ना, अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो फिर वो नॉलेज थोड़ी सी कम मैटर करती है। जैसे यस कि अगर सर। आपको रिसर्च करना था, तो अभी आप आईआईटी में गए थे पीएचडी करने, आप एक देश की प्रीमियर इंस्टीट्यूट में है, तो आप वहां पर बिल्कुल कर सकते थे रिसर्च। लेकिन बट वही है कि टू द पॉइंट आप पढ़ें। तो जो भी व्यूअर्स इनको देख रहे हैं, जो भी अभी 2025 की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको आकाश का भी यही सजेशन रहेगा और मेरा भी यही रहेगा कि आप टू द पॉइंट पढ़ाई करें। और ये मैं हमेशा क्लास में कहता भी हूँ कि आप सिलेबस अपने पास रखें। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ सिलेबस अपने पास रखो और वो चीज टिक करो जो सिलेबस में है, और उतना ही पढ़ना है जितना यस उस सर। पर्टिकुलर एग्जाम के सिलेबस में यस सर। है ना। तो आकाश, बच्चों के डाउट्स भी बहुत सारे रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चूंकि वो जब हम आप लोगों से बात करते हैं, आप जैसे लोगों से बात करते हैं जो बच्चों को इंस्पायर करते हैं, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के। तो एक क्वेश्चन ये बच्चे का है कि मैं नॉन टेक का जो सेगमेंट है उसमें जो जीएस का सेक्शन है हाँ उस सर। पे कैसे फोकस करें, मतलब वो तो हो नहीं पाता बच्चों से, जो ज्यादातर बच्चों को क्वेश्चन आते हैं कि उस पे उसमें क्या करें। बाकी 150 नंबर तो चलो ठीक है, रीजनिंग हमने यस कर सर। लिया, ये सब कर लिया, वो जो 50 नंबर है उस पे क्या करें। सर जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन है, यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने टेक्निकल में बोला कि टेक्निकल में आप क्वेश्चंस अप्रोच यूज कर सकते हैं, पर हम्म नॉन टेक में मुझे ये लगता है कि क्वेश्चंस अप्रोच उतनी सही नहीं होगी शायद। मतलब क्वेश्चंस आप तभी करें, थोड़ा बहुत तो आप पढ़ लें एटलीस्ट। तो हम्म इसके लिए नॉन टेक ऐसा है, कोई भी आप एक बुक उठाइए या किसी का भी कोर्स देख लीजिए यूट्यूब पे। हम्म उसमें क्या कीजिए, जैसे पॉलिटी है फॉर एग्जांपल, तो आपको पहले ये देखना है कि कौन से सब्जेक्ट्स इजी रहते हैं। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में आर्टिकल अमेंडमेंट ये आने ही आने हैं। तो हम्म आप सबसे पहले ये पढ़ सकते हैं। फिर अगर हिस्ट्री की बात करूं मैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप पढ़ सकते हैं, भले आप एंशियंट मिडिवल छोड़ दीजिए, क्योंकि एंशियंट मिडिवल से ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। फिर अगर मैं जीके की बात करूं, तो जीके में आप देखेंगे अगर अवार्ड्स, ठीक है, अवार्ड्स हो गए, जो भी मतलब डांसेस रहते हैं, ये सब जनरली करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो इनको अगर आप उतना ध्यान नहीं भी देंगे और डायरेक्टली एक साल का मतलब 6-6 महीने की 2 पीडीएफ्स रहती हैं, कहीं पे भी टेक्स्ट बुक की भी अवेलेबल होगी यूट्यूब पे, तो वो बस पीडीएफ देख लीजिए करंट अफेयर्स की, या फिर उनका किसी का भी लेक्चर देख लीजिए। आपको हर महीने के करंट अफेयर्स देखने की भी जरूरत नहीं है, आप 6-6 महीने के देख लीजिए। और फिर आप थोड़ा सा, आपको उसमें भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा देखने में कि कौन सा टॉपिक, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स में किसी को इस साल राजीव गांधी अवार्ड मिला, तो आपको फिर बस ये करना है कि राजीव गांधी अवार्ड्स इससे पहले कौन कौन से फेमस लोगों को मिल चुके हैं। मतलब बिल्कुल। मेजरली आपको करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड चीजों की ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी। और बाकी अगर आप पॉलिटी पढ़ लिए और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिए तो आपका बहुत हद तक काम हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर फिजिक्स जो रहती है, वो हम लोगों की ब्रांच में फिजिक्स तो जनरली हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो हमें उतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। रही बात केमिस्ट्री और बायो में, तो केमिस्ट्री उतना आता भी नहीं है, आप हम्म उसको स्किप कर सकते हैं। बाकी आप बायोलॉजी को थोड़ा बहुत जरूर पढ़िए, क्योंकि बायोलॉजी जो रहता है कभी भी मतलब उससे इस साल भी बायोलॉजी के बहुत क्वेश्चंस आए थे और बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे बायोलॉजी का फेमस एक टॉपिक है विटामिन, तो आप हम्म ये देखिए कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा हैं, तो अगर आप टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मुझे तो ऐसा लगता है आकाश, स्टूडेंट को कम से कम जो 3 सेक्शन है, टेक्निकल का और जीएस का और रीजनिंग का, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम आपको एक टारगेट बनाना चाहिए, लाइक 80, 45 और 25 एटलीस्ट। हाँ सर बस। अगर आप ये भी कर रहे हैं तो आप तब भी 150 तक पहुंच रहे हैं, हाँ आराम से। है ना। तो और इसमें आप सेफ हो जाएंगे, काफी अच्छा स्कोर है, अगर 150 एक डिसेंट स्कोर है और ना। सर तो इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं, कि जैसे कई बार क्या होता है हमें क्वेश्चंस बनते नहीं है, तो लोग सोचते हैं कि 1/4 नेगेटिव है तो चलो तुक्का मार लिया जाए। हम्म, लेकिन तुक्का भी सिर्फ तभी मारना चाहिए जब दो ऑप्शन के बीच बिल्कुल हमें डाउट बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको 2 ऑप्शन में डाउट है तभी आपको हिट एंड ट्रायल पे हाँ। जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि और एक चीज, अच्छा आकाश ठीक है, ये सब तो आपके लाइक स्टडी से रिलेटेड बातें रही, आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी फैमिली को भी खुशी है। लोगों का परसेप्शन, जो पीपल अराउंड यू, पहले का जो हाँ। हाँ। परसेप्शन था और अभी का जो परसेप्शन है, क्या चेंज है और आपको कैसा फील आया, मतलब वही सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं, जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं और जब हम कामयाब हो जाते हैं, तो कितना चेंज आता है लोगों के परसेप्शन में, बिहेवियर में। सर इसके बारे में देखिए, जैसे मैंने अपनी एमटेक के बाद में अपने घर में जाकर ही होम पे ही प्रिपरेशन किया था, क्योंकि मेरा मतलब घर वालों से ज्यादा हम्म वो रहे रुझान टाइप से, तो मुझे वहीं रहना अच्छा लगता है। तो उस समय जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था 2-3 साल 4 साल, अब मैं जितने भी इंटरव्यूज दे रहा हूँ ये किसी को पता नहीं चल रहे थे, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, हमारी सोसाइटी में एक एक बहुत बुरी चीज ये है
कि जितने लोग सिविल्स का इंटरव्यू देते हैं उसके बारे में तो सबको जानकारी हो जाती है, लेकिन बाकी एग्जाम्स के बारे में किसी को कुछ आइडिया नहीं होता जब तक किसी का अल्टीमेटली सिलेक्शन ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे एरिया में यही था कि जैसे 3-4 लोग बोलते थे, मेरे पापा की शॉप है तो वो लोग यही बोलते थे कि अब क्यों इसको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, दुकान में ही बैठा दो, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें थी, लेकिन जब सिलेक्शन हुआ तो अब पहले एक जॉब नहीं लग रही थी, अब एक एक करके जब लगते जा रही है तो उन्हें लगने लगा कि हाँ यार मतलब मेहनत करो तो कुछ ना कुछ भले देर से ही सही पर होगा जरूर। तो उनका थोड़ा हम लोगों की फैमिली के प्रति भी एक रहता है कि पहले मतलब ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अब थोड़ा मतलब ये रहेगा कि उनको भाव देने लगेंगे फैमिली वालों को कि यार इनके यहाँ के बच्चों की तो गवर्नमेंट जॉब लग गई है, इस तरीके से। बिल्कुल। अब जैसे आकाश ने आपने कहा कि लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ कोई यूपीएससी का इंटरव्यू देता है तो उसकी चर्चाएं होती हैं, और हाँ। नॉर्मल इंटरव्यू देते हैं तो आपका कोई जिक्र नहीं होता जब तक आप उसे करके दिखा नहीं देते। तो आप तो ये शुरू से देख रहे हैं, आपने मैकेनिकल से बीटेक किया तो आपने शुरू से चीज देख रहे हैं आप, कि जो वर्क होता है वो आपको तभी दिखेगा जब वो बाउंड्री से बाहर आएगा। यस सर। हाँ। चलिए आकाश, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, एंड अगेन ओके। आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपके पास सबसे बड़ी चीज ये नहीं है कि आप एक अच्छे इंजीनियर हैं, सबसे बड़ी चीज ये है कि आप एक अच्छे स्ट्रगलर हैं जो हर फील्ड में स्ट्रगल करके कुछ ना कुछ मुकाम हासिल कर रहे हैं। तो ये चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, फाइनली आप सभी को बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए और ऐसे ही लोगों को यस सर। इंस्पायर करते रहिए, और आपके आसपास जो भी लोग हैं उनको आपसे भी इंस्पिरेशन मिले। तो इसी शुभकामनाओं के साथ इस सेशन को मैं एंड करता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच, और आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।